टू कैस्केडिंग लाइव। तो आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे अकाउंट्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर्स रेलिवेंट होंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एग्जामिनेशन के लिए और यूपीएससी, ईपीएफओ और एशियन प्रोविडेंट फंड कमीशन एग्जामिनेशन के लिए। अकाउंट्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप देखोगे आपने 11th-12th की बुक से देखे होंगे। एक ही 11th में 3 बुक्स है, फिर 12th में 3 बुक्स है। और जो यूपीएससी का सिलेबस है वो कुछ वो ग्रेजुएशन लेवल की भी कुछ टॉपिक्स कवर करता है, सीए मॉड्यूल्स के भी कुछ टॉपिक्स कवर करता है। पर अगर उतना पढ़ेंगे तो फिर तो मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। पर अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे ईपीएफओ के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। यूपीएससी चाहता है कि आपको ब्रॉड नॉलेज हो, डीप नॉलेज ना हो। अब इससे क्या मतलब है? ब्रॉड नॉलेज जैसे आपको ऊपर ऊपर से सब कुछ पता हो अकाउंट्स के बारे में, पर ये नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पीएचडी करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ें कवर करूँगा जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये आज हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि डेली के एक लेक्चर डालूँ मैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि विद इन 1 मंथ हम इसका कोर्स पूरा कर ले। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग है क्या। Accounting as a discipline records, classifies, summarizes and interprets financial information about the activities of an enterprise so that intelligent decision can be made about the enterprise. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट की ने डेफिनेशन दे रखी है, वो लिख रखी है हमने। आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है, तो आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, पर बस समझ लो। जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसी के अंदर डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है मैं पहले बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। दूसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेटिंग। अब समझते हैं इनके को। सबसे पहले सपोज कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सपोज आप एक सेलर हो और मैं एक बायर हूँ, मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, मनी का, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांजेक्शन है, तो ठीक है, हमने इसको कर लिया आइडेंटिफाई। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको मेजर करेंगे कि भाई कितने रुपए का है ये, 1000 का है, 5000 का है, 5 लाख का है, कितना का, इसको मेजर करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में, अकाउंट बुक में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई से क्या मतलब है? क्लासीफाई से मतलब है कि अब सपोज़ कोई सेलर है, वो कुछ सामान बेचता भी है, वो खुद भी सामान कहीं से ख़रीदता होगा, तो वो उसके लिए परचेज़ है या सेल है वो देखना है। उसका जो सेल किया उसने उसने जो सपोज उसकी टीवी की दुकान है, तो उसने टीवी कभी सेल किया है। अब हो सकता है कभी उसका एसी उसने नया लिया, तो एसी भी कभी सेल किया होगा उसने, वो भी तो उसका बिजनेस का ही है ना, दुकान में से लगा हुआ है। तो हालांकि उसका बिजनेस नहीं है एसी का, पर वो भी तो उसका एसेट है, उसने एसेट सेल किया है या अपना गुड सेल किया है। वो उसको क्लासीफाई करेगा कि हमने किस चीज़ को सेल किया है। उसके बाद उसने लोन पे सामान बेचा है या ख़रीदा है, कैश में दिया है, तो ये सब आता है आपका क्लासीफाइंग है कि हमने क्लासीफाई किया है इस चीज़ को। उसका आता है समराइजिंग। अब इसका मतलब क्या है? अब फाइनली आप समराइज़ करोगे कि आपने लोन पे कितना सामान बेचा है इस महीने में, कैश में कितना सामान बेचा है आपने, कितना सामान परचेज़ किया आपने। टोटलिंग, मतलब एक तरह से टोटलिंग को कहते हैं हम समराइजिंग। उसके बाद क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि हमने, ठीक है, हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ है इस महीने के बिजनेस में, इतना अभी उधार बाकी है जो लेना है, हमें इतना उधार देना है। तो ये सब है, हमने एनालिसिस और इंटरप्रेट किया, उसमें निकाला। कम्युनिकेटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग करते हैं जैसे मान लो आपका बिजनेस है, आपका अभी सारा काम आप नहीं करोगे, आपका अकाउंटेंट करेगा। आपका बड़ा बिजनेस है तो आपका अकाउंटेंट ये सारा काम करेगा, रिकॉर्ड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, समझेगा। अब वो अकाउंटेंट जो आपको कम्युनिकेट करेगा सारी इन्फॉर्मेशन, या आपने अगर बड़े कोई पब्लिक एंटरप्राइज है, रिलायंस है, तो अपने शेयर होल्डर्स को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है, अपने डायरेक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। तो ये होता है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये सारे मतलब पार्ट्स भी है अकाउंटिंग के, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भी है अकाउंटिंग के, ठीक है। फंक्शंस में भी मेनली वही है, मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे मेंटेनिंग, इसमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि मेंटेनिंग अ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब जो भी अकाउंट है वो रिकॉर्ड बनाओगे, उसको आपको मेंटेन करना है उसको। और फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो थोड़ी दिन बाद समझेंगे। अब इससे बेसिकली होता है कि आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है, इसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। इसको हम आगे चैप्टर से पढ़ेंगे डिटेल में। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये जो है आप जो अकाउंटिंग करते हो, ये कंपनी एक्ट में मेंशन्ड है कि आपको अकाउंटिंग शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है कि आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इसकी इसी बेस पर आपका इनकम टैक्स देना होता है, आपको सर्विस टैक्स देना होते हैं, जो भी है ये। और चेक करती है गवर्नमेंट कि हाँ भाई आपको कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे पब्लिक के साथ। तो इसलिए ये अकाउंटिंग लीगल मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है अगर आपकी बिजनेस बड़ी है तो। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब वही है कि आपको अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिक को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है इसके बारे में, इन्वेस्टर्स को। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब जो इसका मतलब असिस्टेंट टू मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सपोज जैसे ये भी मेनली बड़ी कंपनीज के लिए है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो उसके जो काफ़ी सारे मैनेजर्स होंगे, अब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बतानी तो चाहिए पड़ेगी ना कि भाई आप हमारी बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है।
तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। तो वही है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब आपके मन में एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले बताता हूँ आपको कि आपके में डाउट होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो बुक कीपिंग क्या है ना, अकाउंटिंग का पार्ट ही होता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स है ना, दिल्ली है, मुंबई, महाराष्ट्र है, सॉरी यूपी है, बिहार है, डिफरेंट स्टेट है इंडिया के अंदर ही। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग है, ठीक है। अब जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो मेनली आइडेंटिफिकेशन लेके समराइजिंग तक जो आता है ये बुक कीपिंग का पार्ट है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्लासिफाइंग तक लिखा हुआ है, पर मेनली बात करो कि ये पहले के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बुक कीपिंग का पार्ट है। उसके बाद के 2 अकाउंटिंग का, मेनली अकाउंटिंग में आते हैं। बाकी के जो लास्ट के 2 है वो बुक कीपिंग में नहीं आते हैं, समझ रहे हो। मतलब जो जो बुक कीपिंग में है वो तो अकाउंटिंग में है ही, पर जो अकाउंटिंग में वो ज़रूरी नहीं है बुक कीपिंग में हो। जैसे पहले के जो समराइजिंग तक है ये काम होता है बुक कीपिंग में, और जो बाकी के 2 है वो केवल अकाउंटिंग में होते हैं। तो बुक कीपिंग इज अ सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब दूसरा आता है, एक और टर्म सुनिएगा आपने, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। हम जो जैसे 11th-12th में कॉमर्स पढ़ते हैं, बीकॉम करते हैं, तो वो अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं हम। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फिजिक्स के बारे में। जैसे एक ब्रांच ऑफ साइंस है, वैसे ही अकाउंटेंसी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखना। अब एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो इसमें मेनली 5 टाइप्स है, 4 टाइप्स है, 5 टाइप्स है सॉरी आपके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग। अब क्या है थोड़ी डिटेल में बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि जैसे हमने इसमें हम निकालते हैं मेनली प्रॉफिट लॉस हमारा कितना हुआ है, हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है हमारी, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब आपको ये लीगली मैंडेटरी है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको करनी ही करनी है हर कंपनी को, ठीक है। इसी के बेस पे आपको इनकम टैक्स आपको चेक करती है, ठीक है। जैसे हम जो अभी पढ़ेंगे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, और हमारे सिलेबस में भी मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। बाकी जो सोशल अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनके बारे में मैं एक एक वीडियो बना दूंगा बस शॉर्ट में 10 मिनट की, क्योंकि इनमें डिटेल में नहीं है। 11th-12th भी जो 11th जो पूरी की पूरी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही है, 12th की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही है, ठीक है। जो सीए जो बनते हैं ना, जो सीए वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डीप पढ़ना है, बाकी को मैं एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि अगर इनकेस कोई एमसीक्यू आता है तो आप कर सको। तो हम जो पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आगे आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब इसमें क्या होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, ये इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुद करती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या आ रही है। सपोज अब कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नोटबुक बनाती है, ठीक है। तो अब नोटबुक ये होता है, काम तो बल्क में होता है, एक दिन में हज़ारों नोटबुक प्रिंट हो रहे होंगे, नोट्सबुक बन रही होंगी, तो उनका पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, इस चीज़ को जानने के लिए वो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। आपने सुना होगा कि CWA करके कोर्स होता है, वो जो लोग होते हैं ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, लीगली मैंडेटरी केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। ये लीगली मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती है, ये भी लीगली मैंडेटरी नहीं है। जो CMA कोर्स होता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये लोग होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मैनेजमेंट डिसीजन किस बेसिस पे लेगी उसके लिए अकाउंटिंग होती है, कि भाई ठीक है हमारे इतना प्रॉफिट लॉस है, ये ऐसा चल रहा है, तो ये इसका इसमें जो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो हम देते हैं अपने मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट और करना है, कितना खर्चा कहाँ कम करना है, उसके बेस पर डिसीजन लेती है। ये मेनली ये दोनों अकाउंटिंग मेनली इंटरनल होते हैं, ठीक है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डिटेल्स होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाती है, वो क्या इंटरनल ही होती है, वो कंपनी अपने एसेस के लिए इस चीज़ को करती है, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनल जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आता है बैलेंस शीट आती है, वो पब्लिक के डोमेन में भी रखा है, ताकि पब्लिक भी देख सके हाँ भाई कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है। तो टैक्स अकाउंटिंग है, ये मेनली आता है ताकि वो टैक्स अथॉरिटी को दिखा सके थोड़ा सा, उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा ये भी टैक्स अकाउंटिंग में करती है, ताकि टैक्स अथॉरिटी को दिखा सके वो। इसके अलावा वो खुद भी देखते हैं कि हम कहाँ टैक्स बचा सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। लीगल तरीके से कहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं हम, कहाँ हमारा टैक्स जाते जा रहा है, तो वो इसके लिए वो करते हो। और पाँचवा आपका सोशल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि हम जो इंडस्ट्री चला रहे हैं इससे सोशल पे कितना इंपैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ये भी जनरली वो पब्लिक डोमेन में डालती है, ताकि पब्लिक देख सके कि हाँ भाई ये जो इंडस्ट्री है सोशल के लिए भी काम कर रही है,
ठीक है, सोशल वर्क भी कर रही है ये, ठीक है। और सोशल बेस का जो नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज़ है, एक्सटर्नलिटीज़ होता है कि कोई बिजनेस है उसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, और नेगेटिव है तो कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो उसकी एक्सटर्नलिटीज़ कैसी है, इसके लिए सोशल अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। यही यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लेना, इस चीज़ को पढ़ना, मेरे ख्याल से आप पढ़ ही लोगे इस चीज़ को। अगर मैं समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना एक बार। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, पहले मैं समझा चुका हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक, ये मेनली ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक सारे एक ही हैं। आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू में अगर आता है तो इससे रिलेटेड में कुछ भी आता है तो उस पर आपको टिक से अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। भाई ये रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एसेट एसेट असिस्टिंग द मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। ये मैंने बताई दी आपको क्या क्या था। हाँ, अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या कौन कौन होता है। मतलब हमने जो अकाउंटिंग की है उसका यूजर, उसका बेनिफिट किस किस को मिला, कौन कौन उसको देख सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग, वो तो पब्लिक डोमेन में होता है, बाकी मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। पर जो पब्लिक डोमेन में है वो भी मतलब किस किस को एसेसेबल है, तो उसके दो टाइप के यूजर्स हैं मेनली, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन है, ओनर्स, जो बिजनेस का जो ओनर है, जैसे रिलायंस ओनर्स के, रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर कौन है, मेनली मुकेश अंबानी और उसके शेयर होल्डर्स हैं। उसका जो मैनेजर है, जो मैनेज कर रहे हैं, मतलब उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। और दूसरा उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये इंटरनल यूजर्स है। वो अकाउंटिंग को देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसे क्या स्टेटस है हमारा बैलेंस शीट का। ये है इंटरनल यूजर्स। दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, लेंडर्स जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखा है, जब कंपनी को लोन दे रखा है, सप्लायर्स हैं, सपोज जैसे कोई बाइक बनाती है तो सीट कहीं और से मंगाती होगी, टायर्स कहीं और से मंगाती होगी, तो वो सप्लायर्स हैं, उनके लिए उन्हें भी चाहिए कि हाँ भाई मैं जिस कंपनी को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो घाटे में तो नहीं है क्या, क्योंकि वो लोग भी लोन पर देते हैं अपना सामान, क्रेडिट पर देते हैं सामान। तो उन्हें पता चाहिए ना कि भाई कंपनी का स्टेटस क्या है, अभी बाद में वो बाद में पैसा दे ही पाएगी नहीं दे पाएगी। पता लगा कंपनी के प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा वापस। फिर कस्टमर्स है, हम जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो कंपनी है कितना प्रॉफिट मार रही है। अब ऐसा नहीं कंपनी 1 रुपये का सामान और 100 रुपये में बेच रही है वो, तो हमें ये पता होना चाहिए इस बारे में। टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हाँ भाई कंपनी को इलीगल काम तो नहीं कर रही है। जो ऑडिटर्स है उन्हें चाहिए कि ऑडिट करती है, बताती है कि हाँ भाई कंपनी ठीक ठाक है, इंसॉल्वेंसी तो नहीं चल रही। फिर पब्लिक में वही हम कस्टमर से आ गए, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं, एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं जाती है, वो केवल इंटरनल यूजर्स को ही जाती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये अकाउंटिंग के प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे, ये मेनली इसमें जो हम ये फाइनेंशियल अकाउंट, अब मैं जो भी बात करूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही करूँगा। बाकी जो टाइप से अकाउंटिंग है वो हम बाद में उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे लास्ट में, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म करने के बाद, क्योंकि आपको हमारे सिलेबस में मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो मैं जो भी बात करूँगा वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही होगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ये मेनली 5-6 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। एक अभी ब्रीफ में एक एक करके आपको सब कुछ ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी हम डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे इन सबको। सबसे पहले आता है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी आपका सेल परचेज हुआ है उन सबके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ भाई, मतलब ये बेसिकली वही है कि ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को देखना कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे, वो सब करना। उसके बाद जो भी हुआ है उसको हम जर्नल्स में पोस्ट करते हैं। अब जर्नल क्या होता है ये भी मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊँगा, कि अभी तो थोड़ा मुश्किल आ जाएगा कि इसकी एंट्री से बतानी पड़ेंगे, कैसे एंट्रीज होते हैं, जैसे कहते हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये जब इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल, बस ये थोड़ा ओवरव्यू देख लो अभी। अब उसका आता है लेजर। हाँ, अब जो जनरल के बाद हम पोस्ट करते हैं अपनी चीज़ों को लेजर में, ठीक है। हमने जनरल उसके बाद लेजर बनाता है। लेजर में क्या होता है, इसमें इसमें अलग अलग, जैसे हमने बताया समराइज, अकाउंटिंग में समराइजिंग होती है और क्लासिफिकेशन होती है। तो जो क्लासिफिकेशन समराइजिंग का होता है वो लेजर में होता है। जनरल में तो सेल परचेज, ठीक है, जो भी है हमारा सब लोन कैश जो भी है हमने सबको जनरल में एंट्री कर दी। अब हम लेजर में क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं सबका। जैसे सेल हुआ उसका अलग, हमने कुछ खरीदा उसका अलग, कैश में बेचा है तो कुछ अलग, लोन क्रेडिट में बेचा है तो अलग। तो ये जो क्लासिफिकेशन का काम होता है, और लास्ट में हम समराइज़ करते हैं कि हाँ भाई कैश में कितना बिका, लोन में कितना बिका, कितना खरीदा हमने। ये जो समराइजिंग और क्लासिफाइंग होता है वो होता है लेजर में, ठीक है। तो उसका आता है लेजर। उसका आता है ट्रायल बैलेंस। उसका ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना, मेनली हम लेजर के बाद में आते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या होता है, हम जनरली अपने एरर्स देखते हैं, हमारे अथमेटिकल एरर्स। मान लो हमने जैसे अब हमने टोटल सम किया कि 1 महीने में इतनी सेल्स हुई, तो हो सकता है कि हम कुछ भूल गए हो कुछ एंट्री करना, या हमने कोई अथमेटिकल गलती कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस प्लस कर दिया हो। तो उन सब के लिए हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं कि भाई हमारी जो कैलकुलेशन है वो सारी सही है या नहीं है। उसके बाद अगर कोई एरर आता है हमारा तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो ये आता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ऑफ इवेंट्स। तो ये बेसिकली एरर रेक्टिफिकेशन होता है कि अगर कोई एरर है, कुछ छूट गया है, ओमिशन हो गया, कोई एंट्री नहीं की हमने, या कुछ ज़्यादा कर लिया है, कम कर लिया है, या कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो उसको हम ठीक करते हैं। उसका लास्ट से बनता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है ना कि ये लास्ट स्टेप होता है आपका किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसमें 2 चीज़ें बनती है, एक होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनती है बैलेंस शीट।
इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी फर्दर दो चीज़ें बनती है, ट्रेडिंग बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और पेंडेंस तो बैलेंस शीट होती है जो आपके एसेट और लायबिलिटीज बताता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सब इन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे आगे लेक्चर। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको अकाउंटिंग में आपको पढ़ना क्या क्या और क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ये तो मैंने डिफरेंस आपको सबसे पहले बता दिया था, तो इसको आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना दोबारा से। ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले स्टार्ट में क्या होता है इनमें डिफरेंस। हाँ, अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप की अकाउंटिंग होता है, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, होती है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्रेडिट डेबिट, तो जो क्रेडिट डेबिट के रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जितने भी मतलब है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है क्योंकि लॉ कहता है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करनी है, ठीक है। एक तरफ क्रेडिट, एक तरफ डेबिट, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम मेनली छोटे मोटे दुकानों में ऐसे लिखा होगा हमने कि आप कहीं से समोसे खाते होंगे तो इसका कॉपी को जहाँ लिखता होगा कि हाँ भाई आज एक समोसा बेचा, आज एक समोसा बेचा, या इतना उधार पे दिया, इतना उधार पे दिया, बस। तो वो केवल एक ही कॉलम होता है उसमें, बस वो एक ही एंट्री करते हैं उसमें, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता उसमें, तो वो एक ही एंट्री करते आते हैं। तो ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये छोटे दुकानदार ही यूज़ करते हैं। जो लॉ कहता है वो कहता है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम था, और जो भी क्वेश्चन आपको मेल आएंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही आएंगे और डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे हम। सिंगल एंट्री सिस्टम पता होना चाहिए सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। ये छोटे बिजनेसमैन जनरली करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करते, उन्होंने टैक्स थोड़ी सा दिखाना होता है, पर तो खुद के लिए करते हैं, तो खुद के लिए वो सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं। अब कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे आगे, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहले आता है अकाउंट। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन under a particular head of account or a particular head. It not only shows the amount but also their effect and direction. अब अकाउंट हमने क्या होता है, अकाउंट आप सबको पता है, बेसिकली डेफिनेशन है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अकाउंट आप सबको पता है क्या होता है कि हम अकाउंट है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई हमें यहाँ से पैसा है, यहाँ गए, ये लोन पे है, ये कैश में है, ठीक है। ये अकाउंट है बेसिकली। अब कैपिटल क्या है, हाँ ये ध्यान रखना, कैपिटल क्या होता है, ये बार बार यूज होगा टर्म। इट इज़ रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन एन एंटरप्राइज। इसका क्या मतलब है कि अब सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैंने अपने घर से जो कितना पैसा, अब हर इंसान जो बिजनेस करता है तो कुछ ना कुछ पैसा अपने घर से लगाता है। तो सपोज मैंने कोई फैक्ट्री लगाई और मैंने 20 लाख रुपए अपने घर से लगाए, ठीक है, अपने पर्सनल पैसे लगाए, तो वो क्या है, वो कैपिटल है, ठीक है। ये क्या है, ये इंडस्ट्री कैपिटल है और ये उसकी लायबिलिटी होती है कि इंडस्ट्री को देना है। अब ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद में लायबिलिटीज़ क्या है, अभी आएगा नेक्स्ट में है वो। तो समझे कैपिटल क्या है, जब भी बात करो कैपिटल, इंडस्ट्री कैपिटल, तो कैपिटल वो है जो उसके ओनर्स ने लगाया है उसके ऊपर, ठीक है। अगर वो सिंगल फर्म एंटिटी है, जैसे मान लो एक ही आदमी के मेरी है पूरी कंपनी, तो सारा का सारा कैपिटल मेरा होगा। अगर वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उसे काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स है, उसकी जो कैपिटल होगी वो सारी अंबानी की होगी या फिर जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सबकी होगी वो कैपिटल, ठीक है। अब आता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है ना, ड्राइंग्स वो होता है, ड्राइंग जो हमने पढ़ा, ड्राइंग नहीं होता जो चित्र बनाते हैं। ड्राइंग होता है कि अगर जो ओनर है वो कुछ कैपिटल निकालता है अपने इंडस्ट्री में, तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। सपोज मैंने 20 लाख रुपये आज अपनी इंडस्ट्री में लगाया और एक महीने बाद 1 लाख रुपये निकाल लेता हूँ उसमें से, तो ये 1 लाख रुपये वो ड्राइंग्स है मेरी, ठीक है। अब आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ वैसे इंग्लिश में ही पढ़ा होगा मैं, इसका होता है कि इट इज़ अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। मतलब सपोज अब किसी बिजनेस है, मेरी बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है, तो उसके लाइबिलिटीज़ है, जबकि थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है वो उसके लाइबिलिटी है, उसे वापस करनी है। इसमें दो टाइप के लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटी होता है कि लाइबिलिटी टुवार्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जैसे मेरी बिजनेस है, कोई मसाले की फैक्ट्री है, तो मैंने जो मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो मेरी लाइबिलिटी है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। जो कैपिटल है वो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो भी एक लाइबिलिटी ही है, ठीक है। उसका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे मेरी इंडस्ट्री है, मैंने अपने पड़ोसी से पैसे लेके अपने उसमें इन्वेस्ट किए, अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो उसके मेरी कंपनी के लिए क्या, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्योंकि वो बंदा बाहर का है, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी होती हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जिन्हें 1 साल के अंदर वापस करना होता है। सपोज मैंने लोन ले रखा है किसी बाहर वाले से और मैंने कहा कि भाई ठीक है आपको 10 दिन 1 महीने बाद वापस कर दूंगा या 1 साल बाद वापस कर दूंगा, तो अगर 1 साल के अंदर कोई लाइबिलिटी हमें वापस करनी है तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। और 1 साल लॉन्ग टर्म में लोन ले रखा हमने कि 10 साल में वापस करेंगे हम, या 5 साल में करेंगे, या 1 साल से ज़्यादा करेंगे कभी भी, तो वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसका आता है एसेट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज, ठीक है। अब एसेट इसका मतलब क्या है कि अब सपोज मेरी बिज़नेस है, ठीक है। अब मेरी बिज़नेस ने, मेरा टीवी सेल का बिज़नेस है, मेरी बिज़नेस ने टीवी बात करना, जो भी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मेरी बिज़नेस ने टीवी खरीदा पहले बेचने के लिए,
तो अभी ये टीवी मेरे पास है ना, तो ये मेरा एसेट है। अब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मशीन्स लगे हैं बहुत सारे, तो मेरे लिए एसेट्स है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लास्ट एसेट क्या होता है, जो मतलब हमारी एसेट की संपत्ति क्या होती है। अगर हम पर्सनल बात करें तो मेरी आपकी संपत्ति क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपका घर है, आपका जो सामान है, टीवी फ्री, वो सब आपका एसेट है। सेम ये बिजनेस के लिए भी एसेट क्या है, जो उसके पास है वो उसका एसेट है। इसमें नॉन करेंट एसेट्स है और करंट एसेट्स होते हैं। अब नॉन करेंट क्या होता है, दोज एसेट्स आर दोज assets which are held by the entity or enterprise not with the purpose to resell but and held either as an investment or facilitate business operation, ठीक है। अब और करंट एसेट्स उल्टा होगा, तो इसका मतलब क्या है बता देता हूँ आपको। जैसे कोई फैक्ट्री है, अब उसके अंदर सपोज कोई फैक्ट्री जो टायर्स बनाती है, ठीक है। अब टायर्स बनाकर उसके मशीन्स होंगे कुछ, ठीक है, जिस मशीन से वो टायर बनाती होगी, और उसके क्वालिटी चेक के लिए मशीन होंगे। ये सारे मशीन है, ये इनके नॉन करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इनका पूरे साल भर पड़े रहेंगे, ठीक है। ये नॉन करंट, उनका अपनी बिल्डिंग होगी, अपना ज़मीन होगा जिस पे फैक्ट्री लगी हुई है, तो वो सारे क्या, ये सारे क्या, ये एक नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या है, जैसे उन्होंने टायर्स बना लिए अब, ठीक है, अभी टायर्स उन्होंने बेचने के लिए बनाया है, तो ये क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि टायर्स उन्हें बेचने हैं उन्हें, तो ये भी एसेट्स है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती कर दी। जो बिल्डिंग है, जो टायर कंपनी की बिल्डिंग है, मशीन्स है, वो क्या है, वो नॉन करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो रहेंगे ही। जो टायर्स मैंने बनाए हैं बेचने के लिए, वो तो उन्हें बेच देंगे ना 1 महीने में, 1 या 2 महीने में, 4 महीने में, तो ये इनका करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ दिनों बाद बिक जाएगा, तो ये आता है करंट एसेट्स में। जो मतलब तुरंत बिक जाए वो होता है करंट एसेट्स। बाकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना इसका। लाइबिलिटीज़ है, ये बता चुका आपको, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती है बता। इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। एसेट्स एसेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। फिक्स एसेट्स हम नॉन करंट एसेट्स को ही कहते हैं, जैसे जो लैंड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, उसका हमारा मशीन्स है, ये फिक्स एसेट्स है, इनको हम नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं, सेम है। अब एक्सपेंडिचर, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट स्पेंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑन एन एसेट विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाइक बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एक्सपेंडिचर, प्लांट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अपने 2 टर्म पढ़ेंगे, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्सपेंस। इनमें डिफरेंस क्या है आपने शायद कभी नोटिस नहीं होगा, पर अभी हम इस चीज़ को जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मेरी फैक्ट्री है, तो मैंने फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन खरीदी कहीं पे, तो ये क्या है, ये मैंने लॉन्ग टर्म सोचे गया कि ये फैक्ट्री मैं 100 साल के लिए चलाऊंगा, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म सोचने का है। मैंने मशीन्स खरीदे बहुत सारे, तो ये क्या है कि हाँ भाई मशीन्स अब मेरे 10 साल तक मैं इसमें प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं 10 साल तक मेरी मशीन मेरे पास रहेंगी, इसमें मैं टायर्स बना के बेचूंगा। तो ये क्या है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर जो हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर वो जो होता है खर्चा, वो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंस क्या हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभी। अब 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो मैंने वही बताया आपको, एक्सपेंडिचर जैसे ज़मीन खरीदने के लिए पैसा खर्चा किया, मशीन खरीदने के लिए किया, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या नॉर्मल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं उसको। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता है एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। जो डे टू डे खर्चे के लिए आप जो खर्चा करते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, अब जैसे मेरी टायरी कंपनी लेते हैं, टायरी कंपनी है, अब जैसे मुझे कहीं पे बैनर लगाना है, मतलब एडवर्टाइज़ करना है अपने टायर्स को, ठीक है, या मैंने टायर्स के लिए रॉ मटेरियल मंगवाया, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा खर्चा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या बनाने के लिए, तो ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। या फिर क्या है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल है एक्सपेंस के, और एक्सपेंडिचर इक्वल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। मतलब जो डे टू डे खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपेंस, और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म है जिससे हमें फिक्स एसेट मिलता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको आप डेफिनेशन देख लेना। परचेज वही है, कैपिटल में क्या, लैंड है, प्रीमाइस है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही पढ़ लोगे, चीज़ पढ़ना हो, मैं इसके PDF डाल दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देख लेना वहाँ से। और ये जो नोट्स है मैंने बेसिकली काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से बनाए हैं, तो मतलब कोई एक बुक से नहीं बनाया मैंने, काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से बनाया है नोट्स। तो PDF अपलोड करूँगा, देख लेना आप उसको, या फिर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देख ले, 2-3 वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। एक्सपेंस मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक्सपेंस में 2 टाइप आता है फर्दर, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन रिचार्ज करते हो तो क्या करते हो आप जिसका प्रीपेड फ़ोन होता है वो क्या करता है, पहले 150 रिचार्ज करता है, फिर 150 के बाद करता है, तो ये क्या, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं कंपनी, ऐसे कंपनी ने बैनर लगाया, तो उसका बेनिफिट उसको हो सकता है एक महीने तक मिले, ठीक है। जैसे मैंने प्रचार किया टीवी पे, तो उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल तक मिले, तो ये भी एक टाइप का प्रीपेड एक्सपेंस ही है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है
कि मैंने सर्विस ले ली पर मैंने पैसा दिया नहीं। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बिन इनकर्ड बट नॉट हैज़ बिन पेड येट। जैसे मैंने अब रॉ मटेरियल मंगा लिया अपने इंडस्ट्री के लिए पर मैंने इसका पैसा नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो मेरे को अभी देना है। या मैंने एडवर्टीजमेंट, मैंने धोनी को बुला के अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करा लिया, उसने ऐड कर दिया मेरे लिए, लेकिन मैंने उसे पैसा नहीं दिया है। तो ये क्या, ये मेरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। मतलब ये कॉमन सेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले कर दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी अभी देना है मुझे पैसा उसको, पर मैंने सर्विस ले लिया उसकी। अब 3 टाइम आएगी इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू। अब वैसे तो हम आम बोलचाल की भाषा में उन तीनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, हम कभी इनकम बोलते हैं कभी प्रॉफिट बोलते हैं, पर अकाउंटिंग टर्म्स में इनका स्पेसिफिक मीनिंग है और पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब इनकम क्या है ना कि आपकी जो भी प्रॉफिट है, अब मान लो मेरे टायर का बिजनेस है तो मैंने टायर बेच के मेरे को पैसा मिला, या फिर मान लो मेरी कोई मशीन थी पुरानी हो गई, मैंने उसे कबाड़ी में दे दिया, उससे मेरे को कुछ पैसा मिल गया। या मेरे कोई लैंड था पड़ा हुआ ऐसे, मैंने उसको बेच दिया, उससे मेरे को पैसा मिल गया। वो सारी की सारी मेरी इनकम है। मेरा बिजनेस तो टायर बेचने का है, पर मैंने मशीन भी बेच दी जो पुरानी थी पड़ी हुई, मैंने कोई ज़मीन बेच दी, मेरे को मेरी बिजनेस को कोई मेरी इंडस्ट्री को कोई गाड़ी थी पुरानी व्हीकल थी, मैंने वही बेच दी, तो वहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट हो, वो पैसा आ रहा है, वो सारी की सारी इनकम है मेरी बिजनेस के लिए। प्रॉफिट नहीं है वो प्रॉफिट इनकम अलग अलग है, वो पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्रॉफिट क्या है, जैसे मेरा टायर बनाने का बिजनेस है, तो अब टायर बना के जो प्रॉफिट होगा मुझे, जो पैसा आएगा मेरे पास प्रॉफिट होगा, वो होगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम बिजनेस के टाइम बात करें प्रॉफिट क्या है, तो जो उसका ऑपरेटिंग बिजनेस है, जैसे कोई टायर बनाती है तो टायर बेचने से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है। कोई मान लो नोटबुक बनाती है तो जो नोटबुक बेचने से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो समझ गया इनकम प्रॉफिट का। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू है इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आप कहोगे कि प्रॉफिट और रेवेन्यू तो सेम ही है, नहीं ये अलग अलग है, बताता हूँ कैसे। जैसे मेरी टायर की कंपनी है, अब मान लो मेरी टायर बनाने का, मुझे टायर बनाने का खर्चा आया, मेरे को एज ए बिजनेस, मेरा बिजनेस है, मुझे टायर बनाने का खर्चा आया, एक टायर का मान लो 1000 रुपये आया, ठीक है, और मैंने उसको बेच दिया 2000 रुपये में, तो जो रिवेन्यू होगा वो तो होगा 2000 रुपये, पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि 2000 बेचा और 1000 मेरा खुद का खर्चा था, तो जो दोनों को माइनस किया मैंने, तो जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे नोटबुक बनाने का बिजनेस है मेरा, तो नोटबुक मान लो 25 रुपये का मैंने बनाया और मैंने 30 रुपये बेच दिया उसको, तो जो 30 रुपये आए वो तो मेरा रेवेन्यू है, वो मतलब उसमें मेरा अपना खर्चा भी इंक्लूड है। तो रेवेन्यू क्या होता है, टोटल जितना पैसा आया मेरे पास, जितना बेचा मैंने। प्रॉफिट क्या है कि जितना पैसा आया मेरे पास उससे माइनस कर दिया, जितना जितना लागत मेरे को उसको बनाने में लगा था। तो जो नोटबुक मैंने 25 से बनाया था तो और 30 से बेचा, तो प्रॉफिट मेरा 5 रुपये का हुआ, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट। तो आप समझ होंगे इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। इसको डिफरेंस को ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार आगे भी टर्म्स यूज होंगे और हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो हम आम से बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल देते हैं कि रेवेन्यू आया इतना प्रॉफिट, बट अकाउंटिंग में इसके अपने अपने फिक्स्ड मतलब है, वो पता होना चाहिए हमें। अब मेरे ख्याल से आज का लेक्चर में ये ख़त्म करना चाहिए कि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो अभी और भी है, अभी तो मतलब स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी और भी है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही फिनिश करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। इसके अलावा मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पे भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं और वीडियोस ही बनाऊँगा, उसके बाद डालूंगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूँगा, जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें मैंने स्टडी मटेरियल्स भी काफ़ी सारे डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स मैंने सारी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है यूट्यूब के, तो वहाँ देख लेना आप, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना।